प्रजनन स्वास्थ्य, ये शब्द सुनने में जितना पर्सनल लगता है, असल में ये उतना ही नेशनल है। ये किसी भी देश की सेहत का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। तो सवाल ये है कि ये भारत के लिए एक राष्ट्रीय चुनौती आखिर बना क्यों, और इससे निपटने के लिए हमने क्या क्या किया। चलिए इस सोर्स मटेरियल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि प्रजनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का असली मतलब है क्या। फिर हम बात करेंगे उस दौर की जब भारत में जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था। और हाँ, ये भी जानेंगे कि भारत ने इससे निपटने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई। इसके अलावा हम गर्भ निरोध के तरीकों पर भी एक नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं प्रजनन स्वास्थ्य, तो इसका असल मतलब होता क्या है? क्या इसका मतलब बस इतना है कि शरीर में कोई बीमारी ना हो, या इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ या प्रजनन अंगों की बीमारी से जुड़ा मामला नहीं है। नहीं, इसमें हमारी इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल यानी हमारी भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक भलाई भी शामिल है। मतलब कोई समाज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी कहलाता है जब लोग इन सारे पहलुओं पर एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी जी रहे हों। अब सवाल ये उठता है कि भारत को आखिर नेशनल लेवल पर इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब एक बहुत बड़ी चुनौती में छिपा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 20वीं सदी में दुनिया की आबादी में एक जबरदस्त उछाल आया। साल 1900 में दुनिया की आबादी थी 2 अरब, जो 2000 आते आते 6 अरब हो गई। और भारत में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। आजादी के वक्त यानी 1947 में हमारी आबादी करीब 35 करोड़ थी और साल 2000 तक हम 1 अरब का आंकड़ा पार कर गए। ये वाकई एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस सोर्स के डेटा के हिसाब से उस वक्त दुनिया में हर 6 में से 1 इंसान भारतीय था। यह आंकड़ा अपने आप में इस चुनौती की गंभीरता को दिखाता है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आबादी में ये जो बढ़ोतरी हुई वो असल में किसी नाकामी का नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ में मिली कामयाबी का नतीजा थी। हुआ ये कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से डेथ रेट, खासकर मां और बच्चे के मृत्यु दर में भारी कमी आई। लोगों की उम्र बढ़ी और इसी कामयाबी ने एक बिल्कुल नई चुनौती को जन्म दे दिया। तो इस बढ़ती आबादी की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक बहुत दूर की सोच वाली स्ट्रैटेजी अपनाई। और यह बात बहुत जरूरी है, भारत ने इस मुद्दे की गंभीरता को बहुत पहले ही समझ लिया था। 1951 में देश में परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। बाद में इन्हीं प्रोग्राम्स को परिवार कल्याण के नाम से जाना गया। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कई स्लोगन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें से एक तो शायद सबने सुना ही होगा, हम दो हमारे दो। मकसद बिल्कुल साफ था, छोटे और खुशहाल परिवार के आइडिया को बढ़ावा देना। तो सवाल यह है कि इन नेशनल प्रोग्राम्स के तहत लोगों को कौन कौन से प्रैक्टिकल तरीके और साधन दिए गए। चलिए जरा इस टूल किट पर एक नजर डालते हैं। देखिए, गर्भ निरोध के तरीकों को हम मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि नेचुरल तरीके, फिर हैं बैरियर मेथड्स, IUDs, ओरल पिल्स यानी मुंह से ली जाने वाली गोलियां, और परमानेंट सोल्यूशन के लिए सर्जिकल तरीके। आइए इनमें से कुछ खास तरीकों को जरा समझते हैं। बैरियर मेथड्स की बात करें तो कॉन्डोम सबसे कॉमन है। ये पतले रबर या लेटेक्स से बने होते हैं और ये फिजिकली स्पर्म को गर्भाशय में जाने से रोकते हैं। और हां, इनका एक बहुत बड़ा डबल बेनिफिट भी है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STDs और एड्स से भी प्रोटेक्शन देते हैं। फिर आते हैं IUDs यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जैसे कि कॉपर टी। ये भी एक बहुत पॉपुलर तरीका है। इन्हें डॉक्टर या ट्रेन नर्स गर्भाशय में लगाती हैं। ये स्पर्म्स की मूवमेंट और फर्टिलाइज करने की क्षमता को कम कर देते हैं। ये उन महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो प्रेगनेंसी को कुछ समय के लिए टालना चाहती हैं। इसके बाद हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिन्हें हम आम भाषा में पिल्स कहते हैं। इन्हें रोजाना 21 दिनों तक लेना होता है और फिर 7 दिन का गैप होता है। ये गोलियां हार्मोन्स का इस्तेमाल करके ओव्यूलेशन यानी अंडा बनने की प्रक्रिया को ही रोक देती हैं और इन्हें बहुत इफेक्टिव माना जाता है। अब जिन लोगों को एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, उनके लिए सर्जिकल तरीके यानी नसबंदी का ऑप्शन भी है। महिलाओं के लिए इस प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसमें फेलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है ताकि एग जो है वो स्पर्म तक पहुंच ही ना पाए। और पुरुषों के लिए इसी प्रक्रिया को वेसेक्टोमी कहा जाता है।
लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ फैमिली प्लानिंग नहीं था। भारत की इस पॉलिसी में एक और बहुत जरूरी और सेंसिटिव पहलू भी शामिल किया गया था। इस सोर्स के मुताबिक 1971 में भारत सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी को कानूनी मंजूरी दी। ऐसा करने के पीछे मकसद था अवैध और अनसेफ अबॉर्शन को रोकना। इसे प्रेगनेंसी की पहली तिमाही मतलब पहले 12 हफ्तों तक ज्यादा सेफ माना जाता है। तो इन सारी नेशनल स्ट्रैटेजीज और कोशिशों का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे इन सब कदमों से हम एक स्वस्थ समाज की तरफ बढ़ें। इन कोशिशों के पॉजिटिव रिजल्ट्स बिल्कुल साफ दिखते हैं। मां और बच्चे की मृत्यु दर में कमी आई, ज्यादा से ज्यादा कपल्स ने छोटे परिवार के आइडिया को अपनाया, एसटीडीज का बेहतर डिटेक्शन और इलाज मुमकिन हो पाया और डिलीवरी के लिए मेडिकल हेल्प भी बढ़ी। ये सब एक बेहतर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले समाज के साफ संकेत हैं। तो जाहिर है भारत ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। और यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए और सबके लिए बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य पक्का करने के लिए अब हमें किन नई रणनीतियों की जरूरत पड़ेगी। जरा सोचिएगा।